सूक्ष्मजीव मित्र और शत्रु। सूक्ष्मजीव, जो जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता, उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। उदाहरण के लिए बारिश के दिनों में नम रोटी पर उगने वाली कवक। इन जीवों को सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता। ये हवा, मिट्टी और पानी में मौजूद होते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया। ये वर्ग जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल हैं। विषाणु सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ये केवल परपोषी की कोशिकाओं के भीतर ही गुणन करते हैं, जो जीवाणु, पौधा और जंतु हो सकता है। विषाणु जुकाम, इन्फ्लुएंजा और अधिकतर खांसी जैसे सामान्य बीमारियों का कारण बनते हैं। पोलियो और खसरा जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बनते हैं। अतिसार, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, जबकि जीवाणु टाइफाइड, क्षय रोग, टीबी का कारण बनते हैं। सूक्ष्म जीवों का आवास। सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, या बहुकोशिक जैसे शैवाल, कवक। ये विभिन्न प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं, जिनमें बर्फीली शीत जलवायु, उष्ण स्रोत, मरुस्थल एवं दलदली भूमि भी शामिल है। परजीवी के रूप में मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में पाए जा सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव अन्य जीवों पर विकसित होते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद रहते हैं। सूक्ष्मजीव और हम। मित्रवत सूक्ष्मजीव। इनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही अल्कोहल का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता रहा है। इनका उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए जीवाणु कार्बनिक अपशिष्ट को हानिकारक और उपयोग योग्य पदार्थों में अवघटित कर देते हैं। जीवाणु और कवक का उपयोग औषधि के उत्पादन में भी किया जाता है। इनका उपयोग कृषि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। दही और ब्रेड का बनना। दूध का जमना सूक्ष्मजीवों की सहायता से दूध को दही में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। दही में कई प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो दही के निर्माण को बढ़ावा देता है। यह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, अचार, अन्य कई खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी शामिल होते हैं। चावल की इडली एवं डोसा के लिए घोल के किण्वन में भी जीवाणु और ईस्ट फायदेमंद होते हैं। आटा फूलने की क्रियाविधि। जब आटे में ईस्ट मिलाया जाता है तो वह फूल जाता है, क्योंकि ईस्ट तेजी से जनन करता है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। गैस के बुलबुले आटे में भर जाते हैं और उसका तापमान यानी आयतन बढ़ा देते हैं। सूक्ष्मजीवों का वाणिज्य उपयोग। सूक्ष्मजीवों का उपयोग बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड, सिरका का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। ईस्ट का उपयोग मादक पेय पदार्थों और शराब के वाणिज्य उत्पादन में किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए जो गेहूँ, चावल और फलों के रस आदि में पाए जाने वाले प्राकृतिक शर्करा पर ईस्ट को उगाया जाता है। किण्वन चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। लुई पाश्चर ने किण्वन की प्रक्रिया की खोज की। सूक्ष्मजीवों का औषधि उपयोग। प्रतिजैविक का स्रोत सूक्ष्मजीव है। ये दवाएं रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को या तो नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। अब विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक जीवाणु एवं कवक से उत्पादित किए जाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन कवक एवं जीवाणु से प्राप्त सामान्य प्रतिजैविक दवाइयों के उदाहरण हैं। प्रतिजैविक विशिष्ट सूक्ष्मजीवों को बढ़ने से उत्पादित किए जाते हैं और अनेक बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग किए जाते हैं। पशुओं में सूक्ष्मजीवी संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिजैविक को पशु आहार, कुक्कुट आहार में भी मिलाया जाता है। इनका उपयोग विभिन्न पौधों की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। प्रतिजैविक की खोज। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में जीवाणु रोगों से बचाव के लिए एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने अपने संवर्धन तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि फफूंद की उपस्थिति जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार पेनिसिलिन बनाई गई। एंटीबायोटिक प्रतिरोध। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रतिजैविक केवल एक योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही ली जानी चाहिए। आपको डॉक्टर द्वारा निर्धारित कोर्स भी पूरा करना होगा। यदि आप जरूरत न हो तो पर या गलत खुराक में प्रतिजैविक लेते हैं तो भविष्य में जरूरत पड़ने पर दवा कम प्रभावी हो सकती है। अधिक मात्रा में ली जाने वाली प्रतिजैविक शरीर में लाभकारी जीवाणु को भी नष्ट कर सकती है। दूसरी ओर प्रतिजैविक जुखाम और फ्लू के खिलाफ काफ़ी अप्रभावी होते हैं, जो विषाणु के कारक होते हैं। वैक्सीन, टीका। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षा
प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव यदि हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे कैसे लड़ा जाए। जब भी मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव एक स्वस्थ शरीर में प्रवेश करते हैं तो शरीर उपयुक्त प्रतिरक्षी को उत्पन्न करके रोग कारक जीवाणुओं से लड़ता है और उन्हें नष्ट कर देता है। प्रतिरक्षी शरीर में सदा के लिए बनी रहती है जो हमारी रोग कारक सूक्ष्म जीवों से रक्षा करती है। इस प्रकार टीका कार्य करता है। टीकाकरण से हैजा, क्षय, चेचक और हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन कर सकते हैं, उसकी उर्वरता में वृद्धि कर सकते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु। पर्यावरण का शुद्धिकरण। सूक्ष्म जीव बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप और कभी कभी मृत जानवरों के रूप में जमीन पर विघटित करते हैं और उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। अन्य पौधे और जानवर भी इन पदार्थों का उपयोग करते हैं। परिणामस्वरूप सूक्ष्म जीवों का उपयोग हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण का शुद्धिकरण हो जाता है। हानिकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, पौधे, जानवरों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोगजनक सूक्ष्म जीव हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास, वायु द्वारा, पेयजल, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति अथवा पौधों के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। संचरणीय रोग सूक्ष्म जीव रोग होते हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन, कायिक संपर्क द्वारा फैल सकते हैं। हैजा, सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग ऐसी बीमारियों के उदाहरण हैं। इन्हें फैलने से रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कुछ कीट जंतु रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा ही एक वाहक घरेलू मक्खी है। मक्खियाँ कूड़े, कचरे और जंतु के अपशिष्ट पर बैठती हैं। रोगाणु उनके शरीर से चिपक जाते हैं। जब ये मक्खियाँ खुले भोजन पर बैठती हैं तो वे रोगाणुओं को संचारित कर सकती हैं। जो भी व्यक्ति ऐसा संशोधित भोजन खाता है उसके बीमार पड़ने की संभावना रहती है। परिणामस्वरूप भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। सबसे अच्छा है कि बचा हुआ भोजन खाने से बचें। मादा एनोफिलीज मच्छर जो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का वाहक का एक और उदाहरण है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसे कूलर, टायर, फूलदान इत्यादि में कभी भी जल को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर मच्छरों को पनपने से रोका जा सकता है। मानव रोग। क्षय रोग जीवाणु के द्वारा संचरण का तरीका। वायु रोग व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना, उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता करना, ऐसी आदतों को अपनाना जो अच्छी आदतों को अपनाना, व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाना, भलीभांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण करवाना, इनसे बचाव के लिए उबले हुए पेयजल का उपयोग, टीकाकरण करवाना, मच्छरदानियों का प्रयोग करना, मच्छर भगाने वाले रसायनों का उपयोग करना, कीटनाशकों का छिड़काव, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। खसरा किससे होता है? वायरस से होता है, वायु द्वारा। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, वायु के सीधे संपर्क में आने से। पोलियो वायरस द्वारा होता है, वायु जल द्वारा। हैजा जीवाणु द्वारा होता है, जल और भोजन के द्वारा। टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है, इसका संचरण का तरीका जल से है। हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, जल द्वारा। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ये मच्छरों द्वारा होता है। जानवरों में रोगजनक बैक्टीरिया। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरना वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मवेशियों और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होता है। गाय के खुर और मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूँ, चावल, गन्ना, संतरा और सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं।
नींबू का कैंकर जीवाणु द्वारा, गेहूं का रस्ट फंगी द्वारा, भिंडी की पीत वायरस द्वारा। पौधों में रोग लगने से फसल की पैदावार कम हो जाती है। कुछ रसायनों का उपयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग, सूक्ष्म जीवों द्वारा संशोधित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है। कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि भोजन को संदूषित होने से बचाएं। खाद्य परीक्षण। खुले एवं नम स्थानों पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संशोधित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। संसाधित होने पर खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खराब नहीं होते। उदाहरण के लिए आम को 3-4 दिनों तक खाया जा सकता है, लेकिन जब वे सड़ने लगे तो आम के अचार को 1 साल तक इस्तेमाल अगर उसे सड़ने से बचाना है तो आम का अचार को 1 साल तक उसको सड़ने उसका अचार डाल सकते हैं। उसके अचार को 1 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। खाद्य संरक्षण के तरीके। रासायनिक उपाय। नमक और खाद्य तेल सामान्य रसायन हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, जैसे कि अचार में। अतः इन्हें परीरक्षक कहा जाता है। रोगाणु को अचार पर आक्रमण करने से रोकने के लिए हम नमक या एसिड परीरक्षक मिलाते हैं। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परीरक्षक है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए मांस मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली और अन्य फलों और सब्जियों के परिरक्षण में किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण को करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके का परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बनने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। कम तापमान में से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि बाधित होती है। लुईस पास्चर ने पाचीकरण की प्रक्रिया की खोज की। पाचीकृत दूध हानिकारक रोगाणुओं से मुक्त होता है, इसलिए इसे बिना उबाले भी पिया जा सकता है। पाचीकरण की प्रक्रिया दूध को 70 डिग्री सेल्सियस से 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। भंडारण एवं पैकिंग। रोगाणुओं के आक्रमण को रोकने के लिए मेवे, सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। राइजोबियम लेग्यूम पौधों दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। यह सेम, मटर जैसे लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकों में रहते हैं, जिसके साथ इसका सहजीवी संबंध होता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्ण, हरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर होने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नाइट्रोजनीय अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विषाणु जीवाणु नाइट्रोजनीय यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है।
सूक्ष्म जीवों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। पेचिश और मलेरिया जैसे रोग विषाणु के कारण होते हैं। सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में विचार कीजिए। सूक्ष्म जीव एककोषी बहुकोषी होते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही ब्रेड बनाने में, पर्यावरण शुद्धिकरण में, कृषि में, औषधि बनाने में, शराब के उत्पादन में। निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। पित्त शिरा मोज़ेक वायरस द्वारा। नींबू कैंकर जीवाणु द्वारा। गेहूं का रस्ट कवक द्वारा। पित्तजोक वायरस द्वारा। नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के परिणामस्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत समय के साथ उत्तरोत्तर घटता रहता है।